हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामपुर स्टडी 0.00 पर। आज हम आपको इस वीडियो में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट क्वेश्चंस के बारे में बताने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अति संयुग्मन के आधार पर कार्बोकैटायन व कार्बेन आयन के स्थायित्व को समझाइए व संरचना बनाइए। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कार्ब धनायन व कार्ब ऋणायन के स्थायित्व को समझाइए व इनकी संरचना बनाइए। तो कार्ब धनायन के स्थायित्व को देखिए, कार्बोकैटायन का स्थायित्व, कार्बोकैटायन का स्थायित्व प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर समझा सकते हैं। कार्बोकैटायन का स्थायित्व प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर समझा सकते हैं। प्लस आई प्रभाव बढ़ने के कारण कार्बोधनायन की इलेक्ट्रॉन न्यूनता को मैथिल समूह द्वारा कम कर दिया जाता है। इसलिए 3 डिग्री कार्ब धनायन का स्थायित्व सबसे अधिक होता है। सबसे क्या होता है? अधिक होता है। कार्बोकैटायन का स्थायित्व प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर हम समझा सकते हैं। प्लस आई प्रभाव बढ़ने के कारण कार्बोधनायन की इलेक्ट्रॉन न्यूनता को मैथिल समूह द्वारा कम कर दिया जाता है। इसलिए 3 डिग्री कार्बोधनायन का स्थायित्व सबसे अधिक होता है। 3 डिग्री जो कार्बोधनायन है वे सबसे अधिक स्थायी होता है 2 डिग्री और 1 डिग्री से। अब हमें क्या देखनी है, इस कार्बोधनायन की संरचना देखिए इसकी। ये क्या है? कार्बन। और इस कार्बोधनायन की हमें क्या बनानी है? संरचना। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, कई बार आया हुआ है एग्जाम में। sp2 संकरण, ये कौन होगा? 120 डिग्री का। ये कार्बोधनायन की क्या है? संरचना है। क्या है? कार्बोधनायन की संरचना है। अब हमें किसके बारे में बताना है? कार्बो ऋणायन के बारे में बताना है। अब किसका स्थायित्व देखना है? कार्ब ऋणायन का। कार्ब ऋणायन का स्थायित्व 1 डिग्री कार्ब ऋणायन 1 डिग्री कार्ब ऋणायन से 3 डिग्री कार्ब ऋणायन की ओर बढ़ने पर कार्ब ऋणायन के स्थायित्व का क्रम घटता जाता है। क्या होता है? 1 डिग्री कार्ब ऋणायन से 3 डिग्री कार्ब ऋणायन की ओर बढ़ने पर कार्ब ऋणायन के स्थायित्व का क्रम घटता जाता है, क्योंकि कार्बन के पास, जो कार्बन है उसके पास, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनिक घनत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिसके कारण
इसके स्थायित्व में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, स्थायित्व में कमी आ जाती है। इसलिए कार्बोनायन 1 डिग्री कार्बोनायन अधिक स्थायी होता है और 3 डिग्री सबसे कम होता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था कि कार्ब ऋणायन व कार्ब धनायन की स्थायित्व को समझाइए, उसकी संरचना को बताइए। कार्ब ऋणायन है, उसकी संरचना को देखिए। ये कार्ब ऋणायन की संरचना होती है। संरचना फर्स्ट क्वेश्चन, कार्ब कैटायन का स्थायित्व। कार्ब कैटायन के स्थायित्व को प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर समझा सकते हैं। प्लस आई प्रभाव बढ़ने के कारण कार्ब धनायन के इलेक्ट्रॉन न्यूनता को मैथिल समूह द्वारा कम कर दिया जाता है। इसलिए 3 डिग्री कार्ब धनायन का स्थायित्व सबसे अधिक होता है। जो कार्ब कैटायन है उसमें तो 3 डिग्री सबसे अधिक स्थायी होता है और कार्ब ऋणायन में 1 डिग्री सबसे अधिक स्थायी होता है। हम जो क्वेश्चन बता रहे हैं ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। लगभग हम इस वीडियो में आपको 10-12 क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे जो कि सेमेस्टर एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो लास्ट ईयर में आए हुए हैं, लास्ट ईयर्स में। सभी क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करना। इनमें से आपको जो 10-12 क्वेश्चन कराएंगे इसमें से आपको 4-5 क्वेश्चन अवश्य एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, नाइट्रीन मध्यवर्ती से आप क्या समझते हैं? सिंगलेट नाइट्रीन तथा ट्रिपलेट नाइट्रीन में विभेद कीजिए। क्वेश्चन नंबर क्या सेकंड पूछ रहा है। ये जो क्वेश्चन करा रहे हैं यूनिट नंबर फर्स्ट का ही है। फर्स्ट क्वेश्चन कराया यूनिट नंबर फर्स्ट का था और सेकंड भी यूनिट नंबर फर्स्ट का ही है। नाइट्रीन मध्यवर्ती से आप क्या समझते हैं? सिंगलेट नाइट्रीन तथा ट्रिपलेट नाइट्रीन में विभेद कीजिए। नाइट्रीन मध्यवर्ती से आप क्या समझते हैं उसके बारे में देखिए। नाइट्रीन में नाइट्रोजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रीन में नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये फर्स्ट बिंदु। नाइट्रीन को एंजीन एमीन भी कहा जाता है। नाइट्रीन को क्या कहा जाता है? नाइट्रीन को एंजीन इमीन भी कहा जाता है। नाइट्रीन एक उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही है तथा अस्थायी प्रजाति है। नाइट्रीन क्या है? नाइट्रीन एक उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही तथा अस्थायी क्या है? प्रजाति है। नाइट्रीन के मध्यवर्ती से आप क्या समझते हैं उसके बारे में देखिए। नाइट्रीन में नाइट्रोजन के पास कुल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रीन को एंजीन इमीन भी कहा जाता है। नाइट्रीन एक उदासीन इलेक्ट्रॉन स्नेही तथा अस्थायी प्रजाति है। और नाइट्रीन के प्रकार देखिए, नाइट्रीन 2 प्रकार की होती है, सिंगलेट नाइट्रीन तथा ट्रिपलेट नाइट्रीन। हमें इसे विभेद करना है इन दोनों में, सिंगलेट नाइट्रीन तथा ट्रिपलेट नाइट्रीन में। तो सिंगलेट नाइट्रीन को देखिए, सिंगलेट नाइट्रीन सिंगलेट नाइट्रीन में क्या होता है कि 4 अबंधित इलेक्ट्रॉन 2 युग्म के रूप में उपस्थित होते हैं। क्या? सिंगलेट नाइट्रीन में 4 अबंधित इलेक्ट्रॉन 2 युग्म के रूप में उपस्थित होते हैं। सिंगलेट नाइट्रीन में 4 अबंधित इलेक्ट्रॉन 2 युग्म के रूप में उपस्थित होते हैं। जो यहाँ पे देखिए, सिंगलेट नाइट्रीन होता है, उसमें 4 अबंधित इलेक्ट्रॉन हैं वे 2 युग्म के रूप में उपस्थित होते हैं।
सिगलेट नाइट्रीन में 4 अवबंधित इलेक्ट्रॉन 2 युग्म के रूप में उपस्थित होते हैं। बहुत ही आसान है। सिगलेट नाइट्रीन का जो संकरण है वह sp2 संकरण होता है। sp2 संकरण होता है सिगलेट नाइट्रीन का। अब देखिए ट्रिपलेट नाइट्रीन, सेकंड कौन सा है? ट्रिपलेट नाइट्रीन। ट्रिपलेट नाइट्रीन, ट्रिपलेट नाइट्रीन है। इस ट्रिपलेट नाइट्रीन में जो 2 इलेक्ट्रॉन युग्मित तथा 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित अवस्था में होते हैं। ट्रिपलेट नाइट्रीन में जो 2 इलेक्ट्रॉन तो कैसे होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित अवस्था, अयुग्मित तथा 2 इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में होते हैं। ट्रिपलेट नाइट्रीन में 2 इलेक्ट्रॉन तो अयुग्मित तथा 2 इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में होता है। इसके जो संकरण होता है वह sp संकरण होता है, ये ध्यान रखना। तो ट्रिपलेट नाइट्रीन होता है, इसका संकरण कैसा होता है? sp संकरण होता है। क्वेश्चन था कि नाइट्रीन मध्यवर्ती से आप क्या समझते हैं, और सिगलेट नाइट्रीन तथा ट्रिपलेट नाइट्रीन में भेद कीजिए। तो नाइट्रीन में नाइट्रोजन के पास कुल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रीन को एंजीन एमीन भी कहा जाता है। नाइट्रीन एक उदासीन इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है तथा स्थायी क्या है? प्रजाति है। सिगलेट नाइट्रीन में 4 अवबंधित इलेक्ट्रॉन 2 युग्म के रूप में उपस्थित होते हैं, और इसका संकरण क्या होता है? sp2 संकरण होता है। और ट्रिपलेट नाइट्रीन में 2 इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में तथा 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित अवस्था में क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं, और इसका संकरण क्या होता है? sp संकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, विलोपन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? E1 व E2 अभिक्रियाओं को समझाइए। क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 3 में? विलोपन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं तथा E1 व E2 अभिक्रियाओं को समझाइए। जिसने एक भी यूनिट नहीं पढ़ी है वो इस वीडियो को अवश्य देखना, उनके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर किसी ने एक भी यूनिट को कंप्लीट नहीं किया है तो वो इन क्वेश्चनों को पढ़ गया तो वो आसानी से पास हो जाएगा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। विलोपन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? E1 और E2 अभिक्रियाओं को समझाइए। विलोपन अभिक्रिया को देखिए पहले। विलोपन अभिक्रिया, यह अभिक्रिया जो होती है वो योगात्मक अभिक्रिया के बिल्कुल क्या होती है? विपरीत होती है। यह अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया के बिल्कुल विपरीत होती है। विलोपन अभिक्रिया, यह अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया के बिल्कुल विपरीत होती है। अर्थात इस अभिक्रिया में 2 सिग्मा बंधों के जुड़ने से एक पाई बंध का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में 2 सिग्मा बंध के जुड़ने से एक पाई बंध का निर्माण होता है। एक क्या होता है? पाई बंध का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया के बिल्कुल विपरीत होती है। इस अभिक्रिया में 2 सिग्मा बंधों के जुड़ने से एक पाई बंध का निर्माण होता है। देखिए ए और बी 2 सिग्मा बंध हैं, इनके जुड़ने से एक क्या होगा? पाई बंध का निर्माण होगा। ये विलोपन अभिक्रिया के बारे में। अब देखिए E1 व E2 मैकेनिक्स को। E1 व E2 अभिक्रियाओं के बारे में देखिए। फर्स्ट देखिए E1 अभिक्रिया। E1 अभिक्रिया, जो ये अभिक्रिया है 2 पदों में संपन्न होती है। फर्स्ट स्टेप तो यह है कि यह अभिक्रिया 2 पदों में संपन्न होती है। कितने पदों में संपन्न होती है? 2 पदों में संपन्न होती है।
संपन्न होती है। प्रथम पद में क्या होता है? कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। प्रथम पद में कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया एक अणु का विक्रिया होती है। इस अभिक्रिया को एक अणु का विक्रिया भी कहते हैं। यह अभिक्रिया एक अणु अभिक्रिया होती है। E1 अभिक्रिया, उसके बारे में देखिए। यह अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। प्रथम पद में कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया एक अणु का विक्रिया होती है। अब इसकी एग्जाम्पल देखिए। एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में उत्पाद बनेगा डबल बॉन्ड CH3 ये क्या है? E1 अभिक्रिया है कि यह अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। प्रथम पद में कार्बोकैटायन का निर्माण होता है और यह अभिक्रिया को एक अणु का विक्रिया भी कहा जाता है। ये इसका क्या है? एग्जाम्पल है। एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में करवाई जाती है। अब देखिए E2 अभिक्रिया के बारे में देखिए। E2 अभिक्रिया देखिए। E2 अभिक्रिया, ये जो अभिक्रिया है वह एक पद में संपन्न होती है। यह अभिक्रिया एक पद में क्या होती है? संपन्न होती है। एक पद में संपन्न होती है और यह अभिक्रिया द्विअणु का विक्रिया होती है। E1 अभिक्रिया एक अणु का, यह क्या है? यह अभिक्रिया द्विअणु का विक्रिया होती है। द्विअणुक अभिक्रिया होती है। एग्जाम्पल देखिए इसका रिएक्शन। यही वह एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी तो उत्पाद बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr प्लस H2O। क्वेश्चन था विलोपन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं तथा E1 और E2 अभिक्रियाओं को समझाइए। विलोपन अभिक्रिया, यह अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया के बिल्कुल क्या होती है? जस्ट विपरीत होती है और इस अभिक्रिया में दो सिग्मा बंधों के जुड़ने से एक पाई बंध का निर्माण होता है। और E1 अभिक्रिया, यह अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। प्रथम पद में कार्बोकैटायन का निर्माण होता है और यह अभिक्रिया एक अणु का अभिक्रिया होती है। E2 अभिक्रिया, यह अभिक्रिया एक पद में संपन्न होती है और द्विअणु का अभिक्रिया होती है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है SN1 व SN2 अभिक्रियाओं को समझाइए। या SN1 SN2 अभिक्रियाओं में क्या कीजिए? विभेद कीजिए। तो देखिए SN1 व SN2 अभिक्रियाओं, SN1 SN2 अभिक्रियाओं, जो SN1 अभिक्रिया है, SN1 अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। कितने पदों में संपन्न होती है? दो पदों में संपन्न होती है। और SN2 अभिक्रिया एक पद में संपन्न होती है। एक पद में क्या होती है? संपन्न होती है। सेकंड पॉइंट है इसमें कि जो SN1 अभिक्रिया है, SN1 अभिक्रिया में 3 डिग्री एल्किल हैलाइड अधिक क्रियाशील होता है। 3 डिग्री एल्किल हैलाइड अधिक क्रियाशील होता है। 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री।
SN2 अभिक्रिया में 1 डिग्री एल्किल हैलाइड अधिक क्रियाशील होता है। SN2 अभिक्रिया में 1 डिग्री एल्किल हैलाइड अधिक क्रियाशील होता है। SN1 अभिक्रिया में क्या होता है कि 1 डिग्री सबसे कम क्रियाशील होता है और SN2 अभिक्रिया में 1 डिग्री सबसे अधिक क्रियाशील होता है। थर्ड पॉइंट देखिए, इसमें जो SN1 अभिक्रिया होती है उसमें जो अभिक्रिया का वेग है वो केवल अभिकारक की किस पर निर्भर करता है? सांद्रता पर निर्भर करता है। SN1 अभिक्रिया में अभिक्रिया का जो वेग है, अभिक्रिया का वेग केवल अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। और जबकि SN2 अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग है अभिकारक की सांद्रता तथा नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रताओं पर निर्भर करता है। अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता व नाभिक स्नेही की सांद्रता पर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन भी अच्छा है कि SN1 व SN2 अभिक्रियाओं में विभेद कीजिए। तो SN1 अभिक्रिया जो होती है 2 पदों में संपन्न होती है और SN1 और SN2 अभिक्रिया है वो 1 पद में संपन्न होती है। SN1 अभिक्रिया में जो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है वह अधिक क्रियाशील होता है और 1 डिग्री एल्किल हैलाइड कम क्रियाशील होता है। और ये SN2 अभिक्रिया है वह SN1 अभिक्रिया के जस्ट क्या है? विपरीत है। और SN1 अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग केवल अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, जबकि SN2 अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता व नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रताओं पर क्या करता है? निर्भर करता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कोरे-हाउस संश्लेषण अभिक्रिया को क्या कहिए? समझाइए। कोरे-हाउस संश्लेषण जो अभिक्रिया है उसकी अभिक्रिया के बारे में पूछ रहा है। तो कोरे-हाउस संश्लेषण जो अभिक्रिया है उसके बारे में देखिए। कौन सी अभिक्रिया है? कोरे-हाउस संश्लेषण। ये अभिक्रिया है वो 3 पदों में संपन्न होती है। जो स्टेप फर्स्ट देखिए, यदि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया 2 लिथियम से कर दी जाए तो एल्किल लिथियम प्लस लिथियम हाइड्रोक्साइड। स्टेप फर्स्ट में यदि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया 2 लिथियम अणु के साथ करा दी जाए तो उत्पाद बनेगा एल्किल लिथियम व लिथियम हैलाइड। स्टेप सेकंड देखिए, यदि 2 लिथियम एल्किल लिथियम के अणु ले ली जाएं और उसकी अभिक्रिया क्यूप्रस आयोडाइड से करा दी जाए। किससे? क्यूप्रस आयोडाइड। तो उत्पाद क्या बनेगा? लिथियम डाई एल्किल क्यूप्रेट। उत्पाद क्या बनेगा? लिथियम डाई क्यूप्रेट। लिथियम डाई एल्किल क्यूप्रेट। लिथियम डाई एल्किल क्यूप्रेट। यदि स्टेप सेकंड में यदि 2 एल्किल लिथियम हैलाइड की अभिक्रिया लिथियम क्यूप्रस आयोडाइड से करवा दी जाए तो उत्पाद बनेगा लिथियम डाई एल्किल क्यूप्रेट। स्टेप थर्ड देखिए। स्टेप थर्ड में
क्यूप्रस प्लस लिथियम हैलाइड तो उत्पाद बनेगा प्लस लिथियम हैलाइड। ये कौन सी अभिक्रिया है? कोरेआव संश्लेषण अभिक्रिया। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है ये कोरेआव संश्लेषण अभिक्रिया। अच्छा क्वेश्चन है। कोरेआव संश्लेषण अभिक्रिया को समझिए। यह अभिक्रिया 3 पदों में संपन्न होती है। कितने पदों में संपन्न होती है? 3 पदों में संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि वुर्ज संश्लेषण अभिक्रिया को समझाइए। कौन सी अभिक्रिया को? वुर्ज संश्लेषण अभिक्रिया को समझाइए। तो वुर्ज अभिक्रिया देखिए कौन सी अभिक्रिया है? वुर्ज संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। वुर्ज संश्लेषण अभिक्रिया को समझाइए। कौन सी अभिक्रिया? वुर्ज संश्लेषण अभिक्रिया। तो जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से कराई जाती है तो क्या प्राप्त होते हैं? एल्केन प्राप्त होते हैं। वुर्ज संश्लेषण अभिक्रिया में देखिए जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से कराई जाती है तो एल्केन प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? एल्केन प्राप्त होते हैं। वुर्ज संश्लेषण अभिक्रिया में जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से कराई जाती है तो एल्केन प्राप्त होते हैं। एग्जाम्पल देखिए। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया 2 सोडियम लेने पर किससे करा जाए? शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो क्या बनता है? एल्केन बनते हैं प्लस 2NaX। ये कौन सी अभिक्रिया? वुर्ज संश्लेषण अभिक्रिया। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। वुर्ज संश्लेषण अभिक्रिया जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से कराई जाती है तो एल्केन प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब 7th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 7। निम्न अभिक्रिया की अभिक्रियाशीलता ज्ञात कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन लास्ट ईयर में आया हुआ था। उसमें आइसोब्यूटेन के बारे में पूछा था। इसमें प्रोपेन अभिक्रिया के बारे में बता दें कि निम्न अभिक्रिया की अभिक्रियाशीलता ज्ञात कीजिए। अभिक्रिया है CH3 CH2 CH3। इसकी अभिक्रिया Cl2 से नर करवाने पर उत्पाद बनेगा CH3 CH2 CH2 Cl। कितना बनता है? 44%। डी हमें क्या दे रखा है? अभिक्रिया में दिया हुआ आएगा CH3 Cl और ये कितना बनता है? 56%। हमें इस अभिक्रिया की क्या ज्ञात करनी है? अभिक्रियाशीलता ज्ञात करनी है। तो क्रियाशीलता ज्ञात करने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो क्लोरीन और जो ब्रोमीन है उसकी अभिक्रिया का क्रियाशीलता क्रम देखिए। क्लोरीन और ब्रोमीन की जो अभिक्रिया है उसकी क्रियाशीलता का क्रम देखिए। अभिक्रियाशीलता का क्रम ये क्या है? हाइड्रोजन परमाणु। रिएक्टिविटी क्लोरीन के लिए किसकी अभिक्रियाशीलता? क्लोरीन की। और रिएक्टिविटी किसकी? और ब्रोमीन की। यदि 1 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु हो तो क्लोरीन की 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। यदि 1 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु हो तो जो
क्लोरीन है उसकी अभिक्रियाशीलता कितनी होगी 1, और ब्रोमीन की अभिक्रियाशीलता कितनी होगी 1। और यदि 2 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु है तो क्लोरीन की अभिक्रियाशीलता होगी 3.8, और ये किस ब्रोमीन की 82, और 3 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु है तो क्लोरीन की अभिक्रियाशीलता होगी 5 और ब्रोमीन की होगी 16 से। ये फिक्स मान है, इनको ज़रूर याद कर लेना। अगर इन मानों को आपने याद कर लिया तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी रिएक्शन दे दी जाए तो इसी प्रकार हल होगी। तो इसमें देखिए अब ये पहले हम किसके लिए याद करते हैं, 1 क्लोरोप्रोपेन। हम किसके बारे में बताते हैं, ये क्या है, प्रोपेन। इसमें आप देखिए 1 डिग्री क्लोरोप्रोपेन, 1 डिग्री कार्बन कौन सा है, ये 1 डिग्री है, और ये 1 डिग्री है, और ये क्या है 2 डिग्री है। हमें क्या ज्ञात करना है, जो 1 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या ज्ञात करना है, नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु संख्या इंटू रिएक्टिविटी। 1 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है, ये 1 डिग्री कार्बन है, इससे जुड़े हाइड्रोजन परमाणु की संख्या है 3 + 3 बराबर कितनी है 6, और 1 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु की क्लोरीन परमाणु के लिए रिएक्टिविटी कितनी है 1, तो कितना आ जाएगा, अब क्रियाशीलता बराबर 6। अब यदि हमें 2 क्लोरोप्रोपेन की ज्ञात करनी है तो नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु इंटू रिएक्टिविटी, नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन परमाणु संख्या कितनी है 2, और रिएक्टिविटी कितनी है 3.8, तो आ जाएगा 7.6। ये किसकी होगी, अभिक्रियाशीलता। अब अगर हमें परसेंटेज में ज्ञात करनी है, परसेंटेज में बतानी है, तो देखिए 1 डिग्री के लिए परसेंटेज में देखिए 1 डिग्री के लिए परसेंटेज उसकी अभिक्रियाशीलता कितनी आई 6, टोटल आया था 6 + 7.6 इंटू कर दें 100, और 2 डिग्री के लिए आया था 7.6 अपॉन 7.6 इंटू बराबर, तो इसकी क्या आ जाएगी, परसेंटेज में मान आ जाएगा। जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 44% और 56%, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 44% आ जाएगा, 56% आ जाएगा। इस प्रकार आपसे किसी भी रिएक्शन की अभिक्रियाशीलता निकलवा सकता है। इन मानों को याद कर लेना, बहुत ही आसान हो जाएगा, और परसेंटेज में निकाल सकते हैं। इस प्रकार दे रखा है उसमें जिसकी अभिक्रियाशीलता दे रखी है उसमें टोटल का भाग देना है, 100 से क्या करना है, गुणा करना है, परसेंटेज निकालना सभी जानते होंगे। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का आपको और भी क्वेश्चन मिल सकता है। पैटर्न यही रहेगा, आपको क्लोरीन, और ये हमने क्लोरीन के बारे में बताया है। अब ब्रोमीन के बारे में और प्रैक्टिस करना। ब्रोमीन का इसी प्रकार है, सिर्फ मानों को याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मार्कोनिकॉप का नियम व सेट-जेप के नियम को समझाइए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछ रहा है, मार्कोनिकॉप का नियम व सेट-जेप के नियम को क्या समझाइए। फर्स्ट देखिए, मार्कोनिकॉप का नियम तो सभी जानते होंगे। मार्कोनिकॉप का नियम, मार्कोनिकॉप के नियम के अनुसार हैलोजन परमाणु का योग, हैलोजन परमाणु का योग द्विबंध से जुड़े उस कार्बन परमाणु पर होता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या हो, कम हो। मार्कोनिकॉप का नियम क्या कहता है, हैलोजन परमाणु का योग द्विबंध से जुड़े उस कार्बन परमाणु पर हैलोजन परमाणु का योग द्विबंध से जुड़े उस कार्बन परमाणु पर होता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या हो, कम हो। ये क्या है, मार्कोनिकॉप का नियम है कि हैलोजन परमाणु का योग द्विबंध से जुड़े उस कार्बन परमाणु पर होता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या हो, कम हो। अब एग्जाम्पल से देखिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 क्या अभिक्रिया किससे कर दिया है,
ब्रोमीन से। तो हैलोजन परमाणु का योग उस कार्बन परमाणु से होगा जिस पर क्या हो, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या हो, कम हो। सबसे कम हाइड्रोजन परमाणु किस पर है, द्विबंध से जुड़े। ध्यान रखना कि द्विबंध से जुड़े उस कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन परमाणु का योग होगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या क्या है, कम है। CH3 CH3Br, इस पर क्या है, हाइड्रोजन परमाणु संख्या क्या है, कम है। यहाँ CH2 आएगा, हाइड्रोजन परमाणु संख्या क्या है, कम है। ये मार्कोनिकॉफ का नियम है। अब देखिए सेट-जेप के नियम को। सेट-जेप का नियम, ये दोनों नियम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको डायरेक्ट परिभाषा में पूछ सकता है कि मार्कोनिकॉफ नियम और सेट-जेप के नियम को परिभाषित कीजिए। सेट-जेप का नियम देखिए, यदि सेट-जेप का नियम ये कहता है यदि एल्किल हैलाइड में दो प्रकार की एल्कीन बनने की संभावना हो तो वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनेगी जिसके फलस्वरूप साकित एल्कीन बनने की संभावना क्या है, अधिक है। यदि एल्किल हैलाइड में दो प्रकार की एल्कीन बनने की संभावना है, भावना हो तो वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनेगी जिसके फलस्वरूप साकित एल्कीन बनने की संभावना क्या हो, अधिक हो। साकित एल्कीन बनने की संभावना अधिक है। सेट-जेप का नियम ये कहता है यदि एल्किल हैलाइड में दो प्रकार की एल्कीन बनने की संभावना हो तो वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनेगी जिसके फलस्वरूप साकित एल्कीन बनने की संभावना क्या है, अधिक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 था कि मार्कोनिकॉफ का नियम सेट-जेप के नियम को समझाइए। तो मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है कि हैलोजन परमाणु का योग द्विबंध से जुड़े उस कार्बन परमाणु पर होगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणु संख्या क्या हो, कम हो। और सेट-जेप का नियम ये कहता है यदि एल्किल हैलाइड में दो प्रकार की एल्कीन बनने की संभावना हो तो वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनेगी जिसके फलस्वरूप साकित एल्कीन बनने की संभावना क्या हो, अधिक हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जगलर नाठा उत्प्रेरकीय बहुलकीकरण को समझाइए। जगलर नाठा उत्प्रेरकीय बहुलकीकरण का समीकरण लिखिए। तो इसका समीकरण देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है। एक नंबर में CH डबल बॉन्ड CH2 कि जिगलर नाटा उत्प्रेरकीय बहुलकीकरण का समीकरण लिखवा सकता है आपसे। एक नंबर में आता है, एक 1.5 नंबर में C2H5 3Al प्लस TiCl4 सभी क्रिया कराएंगे तो उत्पाद बनेगा CH3 CH2N। ये क्या है, जिगलर नाटा उत्प्रेरकीय बहुलकीकरण का क्या है, समीकरण है। इसको अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर देखिए 10, क्वेश्चन नंबर 10 है डील्स एल्डर अभिक्रिया को समझाइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि डील्स एल्डर अभिक्रिया को समझाइए और उसका समीकरण लिखिए। इस प्रकार आपको आएगा। तो देखिए आंसर, डील्स एल्डर अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में संयुग्मित डाइईन को एल्कीन या एल्काइन के साथ अभिकृत कराते हैं जिससे चक्रीय यौगिक प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया में संयुग्मित डाइईन को एल्कीन या एल्काइन के साथ अभिकृत कराते हैं। जिससे चक्रीय यौगिक प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं, जिससे
चक्रीय यौगिक प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया में संयुग्मित डाइईन को एल्कीन या एल्काइन के साथ अभिकृत कराते हैं, जिससे चक्रीय यौगिक प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को 4+2 चक्रीय यौगिक अभिक्रिया भी कहते हैं। इस नाम से पूछ सकता है कि 4+2 चक्रीय यौगिक अभिक्रिया को समझाइए या डील-सेल्डर अभिक्रिया को समझाइए। इस अभिक्रिया को 4+2 चक्रीय यौगिक अभिक्रिया भी कहते हैं, यौगिक अभिक्रिया भी कहते हैं। देखिए, यदि ब्यूटाडाइन की अभिक्रिया किससे करा दी जाए? एल्कीन से करा दी जाए। यदि ब्यूटाडाइन की अभिक्रिया ब्यूटाडाइन की अभिक्रिया क्या है? ब्यूटाडाइन की अभिक्रिया किससे करा दी जाए? एल्कीन से करा दी जाए, CH2। इस अभिक्रिया में, डील-सेल्डर अभिक्रिया में द्विबंध होता है, उसके टूटने से सिग्मा एकल बंध का निर्माण होता है, और जहाँ एकल बंध है वहाँ द्विबंध का निर्माण होता है। अगर यहाँ डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा सिंगल बॉन्ड। इसको तोड़ेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड। और यहाँ सिंगल, इसको जब तोड़ेंगे तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। और जब इसको तोड़ेंगे तो एक बॉन्ड टूट कर यहाँ आ जाएगा, CH2.CH2। अब इसको तोड़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर आ जाएगा सिंगल बॉन्ड। इस प्रकार उत्पाद बनेगा साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन। डील-सेल्डर जो अभिक्रिया है बहुत ही आसान है। इस अभिक्रिया में संयुग्मित डाइईन को एल्कीन या एल्काइन के साथ अभिकृत कराते हैं, इससे चक्रीय यौगिक प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को 4+2 चक्रीय यौगिक अभिक्रिया भी कहते हैं। इस अभिक्रिया में जो ब्यूटाडाइन है उसकी अभिक्रिया एल्कीन के साथ कराते हैं। तो इस अभिक्रिया में आसान सी ट्रिक है कि जो द्विबंध के टूटने से सिग्मा बंध का निर्माण होगा, और जहाँ एकल बंध है वहाँ क्या होगा? द्विबंध का निर्माण होगा। अगर कोई भी अभिक्रिया हो उसमें इस प्रकार आसानी से आप हल कर सकते हैं। ये डील-सेल्डर अभिक्रिया है, बहुत ही आसान है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत को समझाइए तथा इसकी सीमाएं लिखिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत को समझाइए तथा इसकी सीमाएं लिखिए। यूनिट नंबर 5 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसका क्वेश्चन है। वैसे आया हुआ क्वेश्चन है, ये हर बार रिपीट होता है। तो बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत को समझिए तथा इसकी सीमाएं लिखिए। तो देखिए, बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत, यह सिद्धांत निम्न अवधारणाओं पर आधारित है। किन निम्न अवधारणाओं पर क्या आधारित है? वलय के सभी कार्बन परमाणु एक ही तल में होते हैं। बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत यह कहता है कि जो वलय के जो सभी कार्बन परमाणु हैं वे एक ही तल में होते हैं। सेकंड पॉइंट देखिए, संतृप्त कार्बन की ज्यामिति चतुष्फलकीय होती है। जो संतृप्त कार्बन होता है उसकी ज्यामिति कैसी होती है? चतुष्फलकीय होती है। और इसकी दो संयोजकताओं के मध्य कोण 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। एक चक्रीय यौगिक क्या होते हैं? बनाते हैं। तो उनका सामान्य बंध कोण 109 डिग्री 28 से विचलित हो जाता है, जिससे अणु में एक तनाव स्थापित हो जाता है, जिसका मान बंध कोण की विकृति पर निर्भर करता है। बंध कोण में जितनी अधिक विकृति होगी अणु में उतना ही अधिक तनाव आ जाता है, और स्थायित्व में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। ये बेयर का जो विकृतिवाद सिद्धांत है उसकी क्या है? अवधारणाएं कि ये वलय के सभी कार्बन परमाणु क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। और संतृप्त कार्बन परमाणु की ज्यामिति कैसी होती है? चतुष्फलकीय होती है। और इसकी दो संयोजकताओं के मध्य कोण कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। और एक चक्रीय यौगिक बनाते हैं तो उनका सामान्य बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट से क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है, जिससे अणु में एक तनाव स्थापित हो जाता है, जिसका मान बंध कोण की विकृति पर निर्भर करता है। बंध कोण में जितनी अधिक विकृति होती है अणु में उतना ही अधिक तनाव उत्पन्न हो जाता है, और स्थायित्व में क्या जाती है? कमी आ जाती है।
ये बेयर के विकृतिवाद सिद्धांत की क्या है अवधारणाएं। अब इसकी सिद्धांत की सीमाएं देखिए। बेयर के विकृतिवाद सिद्धांत की क्या सीमाएं। बेयर के विकृतिवाद सिद्धांत की सीमाएं। इस सिद्धांत के अनुसार न्यूनतम विकृति प्लस 0.44 मिनट साइक्लोपेंटेन वाले में है, अतः यह सबसे अधिक स्थायी होनी चाहिए, जबकि साइक्लोहेक्सेन सबसे अधिक क्या है स्थायी है। ये कहता है कि इस सिद्धांत के अनुसार न्यूनतम विकृति प्लस 0.44 मिनट साइक्लोपेंटेन वाले में है, अतः सबसे अधिक स्थायी होना चाहिए, जबकि साइक्लोहेक्सेन सबसे अधिक स्थायी है। कि साइक्लोपेंटेन में जो न्यूनतम विकृति है वो सबसे अधिक है, इसलिए परंतु जब भी सबसे क्या है कम स्थायी है, साइक्लोहेक्सेन क्या है इससे अधिक स्थायी है। सेकंड पॉइंट देखिए, बेयर के सिद्धांत के अनुसार अधिक सदस्यों वाली वलय स्थायी नहीं होती, जबकि ऐसा नहीं होता। बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत यह कहता है कि अधिक सदस्यों वाली जो वलय है वह स्थायी नहीं होती, जबकि ऐसा नहीं होता। सही है, अधिक सदस्यों वाली जो वलय है अधिक स्थायी होनी चाहिए ना, जबकि बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत यह कहता है कि अधिक सदस्यों वाली वलय स्थायी नहीं होती। थर्ड पॉइंट देखिए, बेयर के सिद्धांत के अनुसार समस्त साइक्लोएल्केन वलय समतलीय हैं, जबकि कुछ को छोड़कर अन्य सदस्य कैसे होते हैं असमतलीय होते हैं। बेयर के सिद्धांत के अनुसार समस्त साइक्लोएल्केन वलय कैसी हैं समतलीय हैं, जबकि कुछ को छोड़कर अन्य सदस्य कैसे होते हैं असमतलीय होते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 था। बेयर का विकृतिवाद सिद्धांत की अवधारणा को समझाइए तथा उसकी सीमाओं को लिखिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस वीडियो में हमने आपको 10-12 क्वेश्चंस के बारे में बताएं जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इनको पढ़ गए तो आपके एग्ज़ाम में आराम से 10-15 नंबर पक्के आ जाएंगे। जिन भाइयों ने एक भी यूनिट नहीं पढ़ी है वो इस वीडियो को अवश्य देखना, उनके लिए बहुत ही मोस्ट है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और सभी सेमेस्टर एग्ज़ाम की वीडियो मोस्ट क्वेश्चंस की हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।